चेन वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक बार वापस से देख लो जो नहीं समझ पाए थे उनके लिए भी। और लास्ट में कुछ करा के छोड़ा था क्या? ठीक है, वापस से कराते हैं। सर एक होमवर्क भी था उसमें। हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट रुकना थोड़ा सा। हाँ, कल एक एग्जाम्पल दे करा रहे थे हम चेन वाला, थोड़ा देख लो, तब तो लोग आ जाएंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ ऐसा था कि मान लो कि कुछ पार्ट ऑफ चेन क्या है, सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और कुछ पार्ट ऑफ चेन है जो इस तरह से लटका हुआ है, हैंग कर रहा है। कुछ भी दिया रहेगा उसमें, सपोज दैट कि कल आई थिंक याद नहीं मेरे को, मान ले कि L/3 डिस्टेंस, इसमें मान लेते हैं कि टोटल लेंथ कितना है चेन का, L है, और टोटल मास जो है चेन का M है। ठीक है, टोटल लेंथ जो है चेन का L है, टोटल मास M है। ठीक है, तो उसमें बोले थे कि मान लो ऐसा चेन रखा हो कि L/3 पार्ट इसका इस सरफेस पर रखा हुआ, तो इधर कितना बच गया, इधर बच गया 12/3। 12/3 पार्ट मान लो कि हैंग कर रहा हूँ। अब इसमें क्वेश्चन आता है, अब मान लो कि ये भी यहाँ पे जो है स्मूथ सरफेस है, म्यू इक्वल टू क्या है, 0 है। म्यू वाला भी देख लेंगे, म्यू इक्वल टू मान लो कि 0 है। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई इधर फोर्स लगा के, ठीक है, इधर फोर्स लगा के इस चेन को पूरा इस तरह से स्ट्रेट करके खींच रहा हो, पूरा ऊपर की ओर खींच लिया, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? या फिर एक चेन क्या हुआ, मान लो कि नीचे आ गया, ग्रेविटेशन के कारण मान लो कि पूरा नीचे आ गया, मान लो कि केस 1 है ऐसा हो जाए, या फिर केस 2 में मान लो कि पूरा का पूरा चेन क्या करे, इस तरह से नीचे आ जाए, तो इस केस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, जा रहे बाबा, इस केस में, दोनों केस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो इसका एक सिंपल सा तरीका बताया था कि सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से जाओगे तो बड़ा आसानी हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से जाओगे तो बड़ा आसानी हो जाएगा। अगर देखोगे कि मान लो कि इसको पूरा ऊपर खींचना है, इस पूरे चेन को अगर मान लो कि ऊपर खींचना है स्लोली, तो क्या होगा, तो इस पार्ट को, पूरे को पार्ट को ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, यानी ये जो लेंथ बचा था 12/3, इसको यहां से उठा के पूरा ऊपर करना है। तो अगर सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से जाओगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके मिडिल पॉइंट पे होगा, यानी 12/6 लेंथ पे होगा। ऊपर से अगर देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 12/6 लेंथ, मिडिल में होता है ना, कल बताए भी थे, इतना तो थोड़ा बहुत आता होगा ना, क्या होगा, मिडिल में होगा, 12/6 पे होगा। तो बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है कि यहाँ पे एक पॉइंट मास है, ठीक है, जो कि 12/6 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और इस पॉइंट मास को उठा के आप यहाँ तक ले जाओ, जितना बर्डन करना पड़ेगा उतना ही बर्डन इस चेन को ऐसे से इस कंडीशन में लाने में बर्डन करना पड़ेगा, यानी ऐसा है, उसको स्ट्रेट इस तरह से रखने में उतना ही बर्डन करना पड़ेगा जितना एक पॉइंट मास को यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से उठा के यहाँ तक लाते हो तो बर्डन क्या होगा, तो बर्डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा बर्डन। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो वैसे बताएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा, तो पहले तो इस पार्ट का मास कितना होगा, इस पार्ट का मास कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि एम डैश मास है, तो टोटल मास चेन का एम है, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, M/L मल्टीप्लाई बाय 12/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट का लेंथ, ये जितना पार्ट है उसका मास आ जाएगा। ये मास कितना आ जाएगा आपको, तो ये मास आ जाएगा 2m/3। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बन गया कि 2m/3 मास के ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ तक पहुंचाना है, तो बर्डन कितना करना पड़ेगा, तो बर्डन इक्वल टू mgh के बराबर हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा 2m/3 इंटू जी इंटू एच, एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 12/6, 12/6, तो आपका आ जाएगा 4mg/18। ठीक है, 4mgl/18, या फिर 2mgl/9, जैसे लिखना लिख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंडीशन ऐसे ही होगा कि इस पूरे चेन को अगर नीचे आना है, ठीक है, इस पूरे चेन को अगर मान लो कि नीचे की ओर आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो अभी कितना है, अभी सेंटर ऑफ मास क्या है यहाँ पे,
अभी सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे है। और पूरा जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा कि हम लोग मान के चलेंगे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मान के चलेंगे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, वो हमेशा mg के बराबर होगा जो इधर लग रहा होगा। तभी निकाल पाएंगे वर्क डन बाय दिस फोर्स इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय द mg फोर्स। तभी दोनों वर्क डन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो फिर अलग अलग वर्क डन आएगा। ठीक है, तो हम इसमें मान के चल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं कर रहा है चेन का किसी भी कंडीशन में, यानी जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या कर रहा है, mg के बराबर है, mg के बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, सेम चीज होगा। अभी यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, इस पूरे पार्ट को उठा के, ठीक है, आपको ऐसे करना है, इस पार्ट को उठा के ऐसे करना है। तो इसका भी मास निकाल लो, मान लो कि एमडेस मास है। ठीक है, अभी एमडेस मास क्या है, एमडेस मास इस साइड पे है, और जब सीधा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या सेंटर ऑफ जो मास होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यानी ये 2l लेंथ, l बाई जो 3 लेंथ है वो कितना आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास l बाई 6 लेंथ पे आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या किए हैं, तो एमडेस मास को यहाँ से उठा के l/6 डिस्टेंस तक नीचे लाए हैं। तो वर्क डन कितना करना पड़ जाएगा, तो एमडेस इंटू जी इंटू l/6। ठीक है, एमडेस इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो लेंथ अगर l/3 है तो मास भी कितना हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। m/3 इंटू जी इंटू l/6, यानी कितना हो जाएगा, mg l/18, mg l/18। ये कल डिस्कस किए थे हम लोग, एक अभिषेक पूछ रहा था उसके लिए बता दिए। ये बात समझ में आया क्या अभिषेक? यस सर। तो इस तरह की चीजों को आप इसी तरह से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कर लोगे यस सर, कर लेंगे। पक्का से? यस सर। चलो इसी में आगे बढ़ाते हैं, किसी को और कुछ पूछना है? सर कल एक होमवर्क दिए थे उसको, ब्लॉक वाला, उसको डिस्कस करिए ना। कौन सा होमवर्क दिए थे, कुछ याद है क्या? अच्छा, सर फ्रिक्शन वाला क्या? यस सर। सर एक ब्लॉक था, उसके ऊपर एक ब्लॉक। फ्रिक्शन वाला ना, ठीक है ठीक है। कल एक क्वेश्चन दिए थे कि इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, और इसका मास शायद 10-10 kg दिए थे ना, 10-10 kg दिए थे ना, याद भी नहीं होगा किसी को। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो था इस दो सरफेस के बीच में क्या था, म्यू था। और इस पे जो एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे, वो जो फोर्स था आई थिंक 10 न्यूटन तक, 100 न्यूटन था, 100 न्यूटन होगा शायद, ऐसे ही कुछ था ना, 10 न्यूटन तक 100 न्यूटन था, पता नहीं कितना था, देख लेते हैं, 100 न्यूटन अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे थे हम 0, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे थे हम 0। यही क्वेश्चन होगा, ये स्मूथ सरफेस था, ये रफ सरफेस था, और यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए थे। तो क्वेश्चन था वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, यही था ना, यस। निकालना था, फाइंड वर्क डन नीचे म्यू 0 था। बाय अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू 100 न्यूटन एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो बताओ, पहले तो आप कैलकुलेट करो, कुछ भी भुला जाओगे, बर्गडन वाला केस है। पहले तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सबसे पहले देखो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले ऐसे ही काम करते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू की वैल्यू नहीं दिया था कुछ भी, सब कुछ दिया होगा तो म्यू की वैल्यू भी दिया होगा, नहीं सर। म्यू की वैल्यू नहीं दिया होगा, नहीं। ऐसा कर दिया क्या मैंने? तो म्यू की वैल्यू कुछ मान लो ना, 0.5 मान लो, 0.5 मान लो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर। और यहाँ पे एन कितना होगा, तो यहाँ देखोगे कि नीचे लग रहा होगा 10 × g, और ऊपर लग रहा होगा क्या, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से एन देखोगे तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 100 न्यूटन।
एनआर कर लेते हैं, न्यूटन न्यूटन लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। अब मान के चलते हैं कि देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लग रहा है या उससे कम लग रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस पूरे को आप क्या करोगे, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कर रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले आप फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। इस पूरे को एक सिस्टम मान के चलो, इस पूरे सिस्टम का एक्सेशन क्या होगा, मान लो कि ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, सपोज दैट ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। तो जब स्लाइड नहीं कर रहा होगा तो जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आएगा, तो आएगा टोटल फोर्स कितना लग रहा है उस पर, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 100, और इसका मास कितना है, तो 10 प्लस 10 कितना आ गया 20, 100 डिवाइड बाई 20 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या माना है कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्लॉक है ऊपर वाला, जो 10 kg का ब्लॉक है, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा, अच्छा सॉरी, इसमें फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा ना, इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा, और नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। ऊपर वाले ब्लॉक कहाँ लगेगा, आगे की ओर लगेगा ना, और नीचे वाला पे कहाँ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा हो क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। आपने बोला कि मान लो कि अब सपोज दैट कि दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है, तो साथ साथ मूव कर रहा होगा तो इसका एक्शन कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड होगा कितना होना चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होना चाहिए, 10 मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 50 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होना चाहिए 50 न्यूटन। अगर दोनों सरफेस के बीच में, अगर दोनों सरफेस के बीच में ये फ्रिक्शन फोर्स अगर 50 न्यूटन के बराबर है, तो ब्लॉक क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा। अब इस केस में देख रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 50 न्यूटन के बराबर ही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू कितना है, 50 न्यूटन के बराबर है। यानी ये जो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है वो क्या मिलेगा, मिल जाएगा इसको, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू क्या है 50 न्यूटन तक है। यानी इस दोनों सरफेस के बीच में 50 न्यूटन तक फोर्स लग सकता था, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, जो हमने अजम्पशन लिया था कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, वो क्या है, सही है। और दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ ही मूव करेंगे, दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ ही मूव करेंगे, ठीक है। अगर मान ले कि ये फोर्स आ जाता 16 न्यूटन, ये फोर्स मान लेते हैं 16 न्यूटन आता, उस केस में क्या होता, उस केस में ये ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करते, और दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करते। तो आपको पता चल गया है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है। और इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, उस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ तो पूछा होगा, कितना देर में, चाहे कुछ ऐसा, कुछ नहीं पूछा क्या, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इन 5 सेकंड कर लेते हैं, इन 5 सेकंड, इतना डाटा मिसिंग था, इन ब्लॉक बी करके, ठीक है। इन, ऑन ब्लॉक बी था सर। ठीक है, जो भी है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कितना सेकंड के लिए। सपोज दैट 5 सेकंड के बाद पूछ रहा है कि 5 सेकंड में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 5 सेकंड में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर 5 सेकंड में देखोगे तो सिस्टम कितना डिस्प्लेस करेगा, ये जो पूरा सिस्टम है कितना डिस्प्लेस करेगा 5 सेकंड में, ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है डी। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्सेशन कितना है, एक्सेशन इसका 5 इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 625/2 मीटर। तो सिंपल हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बाय, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन कितना हो जाएगा, तो 625/2 इंटू जो भी फ्रिक्शन फोर्स है कितना हो जाएगा 50, ठीक है। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स अगर बात करेंगे, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स वो भी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है
तो डिस्प्लेसमेंट है 625, ठीक है, बाई 2 इंटू 50। दोनों केस में क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों केस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। सर एक्सीलरेशन 5 है ना? हाँ, जैसे क्या है 5 है, तो हमने निकाल लिया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, नोट कर लो। कहीं पे दिक्कत, सर 25 इंटू 5 625 लिखे हैं आप। ओहो हो, 125 होंगे। हाँ तो ये सब तुम सही कर लो, 125 125, अब दिक्कत नहीं है ना, अब तो दिक्कत नहीं है ना, नो सर। वेरी गुड। कोई करके आया था, सर ट्राई किए थे। वेरी गुड। मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है, ये मान लो 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है। मान लो यहाँ से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सरफेस से, ठीक है, ग्राउंड से, ग्राउंड से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर का है, ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर का है। ए ब्लॉक ए मान लेते हैं, ए ब्लॉक बी मान लेते हैं, इस ब्लॉक को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो निकालना है आपको फाइंड वर्क डन बाय gravitational force and work done by tension force on block B before hitting the ground, before hitting the ground, before hitting the ground। निकालो तो कितना होगा, कृष्णा मोदी खुशी, खुशी समझ में आता है, यस सर। पक्का, अरे हटता नहीं है। सर्वेश, जो नहीं आएगा बताना, जहां भी नहीं आएगा छोड़ना नहीं है, जितना बार पूछ सकते हो पूछो, जी सर। जितना बार पूछ सकते हो पूछो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, लेकिन एक एक बार समझते चलोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अरे क्या है, ये ब्लॉक बी पे निकालना है ना, ब्लॉक बी पे क्या लग रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी। और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल बात करें, ठीक है, वर्क डन बाय द एमबीजी, एमबीजी मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके बाद वर्क डन करते क्या आएगा, तो हो जाएगा एम बी जी इंटू 2 मीटर, एम जी इसके बराबर ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या लग रहा था, इसी डायरेक्शन में लग रहा था, क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका मास कितना है 4, इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, इंटू 2 ले लो, कितना हो जाएगा
80 जूल का वर्क डन होगा। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स होगा टी, क्या लग रहा है इस पे? तो इस पे टी लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, टी लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? नीचे के डायरेक्शन में। तो क्या होगा? टी इंटू 2 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री। फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। एफ डॉट एस करोगे तो क्या आएगा? एफ ऊपर की ओर, एस नीचे की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट एस, एफ डॉट एस यानी एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर थीटा देखोगे तो फोर्स लग रहा है ऊपर डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे के डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है? 180। ऐसे लिख सकते थे -2 इंटू टी, जहाँ पे cos 180 की वैल्यू कितना होगा? -1। अब आपको टी फाइंड आउट करना है। टी तो हमने बहुत फाइंड आउट किया है इस तरह क्वेश्चन में, टी हमने बहुत फाइंड आउट किया है। कैसे होगा टी, कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे टी ऊपर की ओर लग रहा है, यहाँ पे टी ऊपर की ओर लग रहा है, यहाँ पे टी क्या कर रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा होगा? तो यहाँ पे 2g लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा? 4g लग रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग टी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ब्लॉक ए पे अगर एफबीडी बनाओगे, ब्लॉक ए पे बनाओगे, ऊपर की ओर लग रहा है टी, नीचे की ओर लग रहा है कितना? 2g। ब्लॉक बी का देखोगे तो ऊपर की ओर लग रहा है कितना? टी, नीचे की ओर कितना लग रहा है? 4g। अब कंस्टेंट रिलेशन से इसका एक्सेशन अगर ए है तो इसका एक्सेशन क्या होगा? ए ही होगा। इसका एक्सेशन क्या होगा? ए होगा। तो आप लिख लो इक्वेशन, क्या होगा इक्वेशन? टी माइनस 2g इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू ए, और यहाँ से कितना आएगा? तो यहाँ से आएगा 4g माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ए वाला आएगा, इससे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 4g माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए। ठीक है, क्या करोगे? तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या फिर सिंपली ऐड कर दो, तो यहाँ से एक्सेशन आ जाएगा। सिंपली अगर ऐड कर दोगे 1 + 2, 1 + 2 क्या देगा अपने को? तो 1 + 2 क्या देगा? तो टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करेंगे तो। ये 4g माइनस 2g कितना आएगा? 2g इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6a। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा g/3। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? g/3। a इक्वल टू g/3 पुट कर दो, तो यहाँ से टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू ए, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2a + 2g, 2a + 2g, यानी 2 इंटू ए प्लस जी। ए इक्वल टू कितना है? तो g/3 + g कितना हो गया? 3g + g, 4g/3। अब बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8g/3, 3 और एक 4, 4g और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8g/3। टेंशन आ गया 8g/3। ठीक है, यही निकालना था बेसिकली। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 8g/3 पुट कर दो, जी की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा? 80 इंटू 2 -160/3, -160/3। तो कहीं भी आपको वर्क डन निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लो। ठीक है, देख लो कहीं यस पे सर। कोई दिक्कत? इस तरह क्वेश्चन, बस यहाँ पे वर्क डन निकालना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कर रहे थे उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। सर यहाँ cos 0 डिग्री क्यों नहीं लिखे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की ओर ना, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो क्या हो रहा है? नीचे की ओर हो रहा है। टेंशन फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर की ओर, और पार्टिकल डिस्प्लेस क्या कर रहा है? नीचे की ओर। तो एंगल कितना होगा? 180 होगा ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। क्यों ऊपर वाला? कहाँ पे? यही ना, वर्क डन बाय एम। नहीं यहाँ पे। सर, एम जी तो यहाँ तो हाँ। जीरो ही लिखा है ना, यहाँ अगर बात करोगे तो यहाँ पे तो जीरो ही हुआ ना, कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है सर। कॉस जीरो ही लिखे हैं यहाँ पे, एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से सिंपल कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क डन निकालना होगा तो आप निकाल लोगे। किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे, आप निकाल लेना। सर ये वाला फिर से थोड़ा बता दीजिएगा सर, ये नहीं भेजा मैं। भेजे में नहीं आया क्या? यहाँ पे नहीं नहीं आया? सर, ये -2t से फिर नहीं आया। यहाँ तक आया ना? नहीं सर, -2t सर, ऊपर वाला। अच्छा,
वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स निकालना था ऑन ब्लॉक बी, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स निकालना था ऑन ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी पे आप अगर देखोगे, ब्लॉक बी पे देखोगे, ठीक है, तो ब्लॉक बी पे टेंशन फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो ग्राउंड से हिट करने से पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, 2 मीटर हुआ होगा, ठीक है। पार्टिकल डिस्प्लेस क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, और पार्टिकल पर टेंशन क्या लग रहा है, ऊपर की ओर। तो वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस करेंगे ना। एफ यहाँ पे क्या है, टी है, टेंशन फोर्स लग रहा है, फोर्स यहाँ पे क्या है, टेंशन है। तो टी डॉट एस करेंगे तो टी ऊपर की ओर लग रहा है, टी लग रहा है ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की ओर, तो वही तो किए हैं, टी इंटू टू इंटू कॉस 180 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और टेंशन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 2t कॉस 180 डिग्री, तो हो जाएगा -2t। अब आपको t फाइंड आउट करना था, तो t फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर लिए। इस तरह क्वेश्चन में t कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो आसानी से पता था कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दो इक्वेशन लिख लेंगे, एक ब्लॉक ए पे एक ब्लॉक बी पे। ब्लॉक ए पे इक्वेशन क्या आएगा, तो t माइनस टू टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। मान लिया यहाँ पे एक्सेशन हमने, एक का एक्सेशन कितना है, ए है, इसका अपवर्ड में, तो इसका ऑटोमेटिकली कंस्टेंट रिलेशन से क्या आ जाएगा, इसका एक्सेशन डाउनवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन लिख लिए, टी माइनस टू टी, टी माइनस टू जी इक्वल टू टू इंटू ए। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, तो नीचे मूव कर रहा है एक एक्सेशन से, तो यहाँ आ जाएगा 4g माइनस टी इक्वल टू 4a। यहाँ से हम लोग, दो इक्वेशन था, दो अननोन था, यहाँ से हमने टी सॉल्व कर लिया, टी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब सर वो जो ए होगा वही तो जी होगा ना? ए और जी सेम कैसे होगा, तो क्योंकि वहां पे तो ग्रेविटी ना लग रहा है। और टेंशन नहीं लग रहा वहां पे। अरे इस तरह से हाँ। पुल्ली में बांध के रखोगे तो क्या हर बार फ्री फॉल केस होगा क्या, फ्री फॉल केस हो जाएगा। नहीं। तो इतना अगर सिंपल होता तो फिर टेंशन और ये सब निकालने की जरूरत क्या पड़ती, अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आया है? हाँ सर आवा है। सर सर बोलिए। सर वर्क डन नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। हम्म उसकी एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, पहला दो क्लास में कहाँ थी, आई वाज एब्सेंट, अरे भाई साहब, इसलिए तो बोल रहे थे सर लेक्चर अपलोड कर दीजिए, किए ही नहीं। लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा। नो सर, पहला दूसरा क्लास का लेक्चर अपलोड ही नहीं है। सर फिजिक्स और मैथ्स का अपलोड ही नहीं हो रहा लेक्चर। केमिस्ट्री हो रहा है, केमिस्ट्री यस का तो होता है क्योंकि लाइव चलता है ना अतुल सर का। ग्रुप में मैसेज डालो, ग्रुप में मैसेज डालो कि सर लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा है, विशाल सर को मैसेज किए थे हम, ग्रुप में मैसेज बोले डालो, ठीक है। सब देखे कम से कम। सर ग्रुप में चैट बॉक्स बंद रहता है चैट हम लोग बॉक्स का। बंद है क्या, यस सर। हम बोल चुके, कल भी बोल चुके हैं, परसों भी बोल चुके हैं कि लेक्चर अपलोड कर दो, लेक्चर अपलोड कर दो। देखो बगडन हम लोग डिफाइन कैसे किए थे, क्लास इसलिए बोलते मत छोड़ा करो, क्यों छोड़ते हो क्लास, पहले बताओ। बगडन हम लोग डिफाइन किए थे एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, ठीक है। एफ क्या था, तो किसी पार्टिकल पर फोर्स लग रहा हो, वो फोर्स है एफ, और एस क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कि पार्टिकल जिधर भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा वो एस है, ठीक है। तो बगडन वो डिफाइन किए थे एफ डॉट एस, एफ डॉट एस क्या होगा, तो जगह एफ एस कॉस थीटा के बराबर, एफ एस कॉस थीटा के बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, फोर्स इधर की ओर लग रहा है, अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल के इधर की ओर होता है, पार्टिकल पे फोर्स लगाए और पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है। मान लो कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और पार्टिकल मान लो कि 10 मीटर डिस्प्लेस कर गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस डायरेक्शन में, और फोर्स भी क्या लग रहा है इसी डायरेक्शन में। अगर इसको एक्स डायरेक्शन मान लेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ से वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 इंटू एंगल कितना हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा। ये वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मान लो कि
आपने फोर्स क्या किया, फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में। बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, फोर्स उधर लगा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे हो सकता है? सपोज दैट कि आपने फोर्स क्या लगा है इस डायरेक्शन में और पार्टिकल डिस्प्लेस कर गया है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, फोर्स इक्वल टू मान लेते हैं अगेन 10 न्यूटन है, इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 इनटू एंगल कितना होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 100 जूल। तो बोलोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फोर्स इधर लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता है कभी भी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मान लो कि एक कार है, मान लो कि एक कार है और कार अभी मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड से, आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया है, आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है बेसिकली, या फिर मान लो कि आप क्या कर रहे हो, ब्रेक मत अप्लाई करो, आप क्या कर रहे हो, सपोज दैट कि यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स से आप इसको क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, 100 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहे हो आप, पुल कर रहे हो, तो क्या होगा, इसमें रिटार्डेशन आएगा और क्या करेगा, कार धीरे 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 कहीं मूव करके जाके रुकेगा, रुकेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी यस कितना हो सर। जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या है, अगर वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना हो, वर्क डन बाय दिस फोर्स अगर निकालना हो तो क्या आएगा, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है आपको इस डायरेक्शन में, लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, जीरो भी आ सकता है वर्क डन, फोर्स लगेगा, जैसे कि मान लो सर्कुलर पाथ पे हो, सर्कुलर पाथ पे हो, या फिर मान लो इसी में बात करें कि यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा होगा, mg का फोर्स लग रहा होगा, इसका मास अगर m है तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg का फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर पूछे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट के हर टाइम पे क्या है, परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा वर्क डन, वर्क डन में जीरो। अगर mg की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्क डन में mg की बात करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमने बताया था कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये बात समझ में आया? यस सर। किसी को और कुछ पूछना है, ये इसको डिलीट कर दें क्या, पहले बता रखे हैं पहले लेक्चर में, यस सर। और क्लास मत छोड़ो, तो वर्क डन आपको अच्छा सर, ये वर्क आवर एनर्जी खत्म होने में कितना दिन लगाएगा और? देखो यार, ऐसे तो 8 से 9 लेक्चर में खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्लो है तो मान लो कि 10 लेक्चर लगेगा, क्यों? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहे थे। खत्म होने का तो तुम एक दिन में कर दें खत्म, तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। वही कभी तो। नहीं होगा, हैं? एक दिन में खत्म कर ही नहीं पाएंगे आप। तो हमको क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाना है, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाना है, पावर पढ़ाना है, खत्म हो जाएगा, कर दें क्या आज ही? सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो और क्या करेंगे उसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले एनर्जी बताओ, एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जैसे कि आप देखते होगे, सपोज दैट कि मान लो कि आप एक ब्लॉक को आप पुश कर रहे हो, ठीक है, किसी भी ब्लॉक को आप, कोई भी ब्लॉक या टेबल ले लो, टेबल को कंटिन्यूसली पुश करते जा रहे हो, पुश करते जा रहे हो, पुश करते जा रहे हो, एक टाइम के बाद आपको थकान हो जाता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, आपको थकान हो जाता है, और फिर आप उस ब्लॉक को, उस टेबल को पुश आगे नहीं कर सकते। ठीक है, आप ही मान लो कि कुछ देर रेस्ट करो, फिर आपके पास क्या होता है, फिर आप थोड़ा रिलैक्स होते हो या कुछ खाते पीते हो, वापस से आपके पास कुछ ऐसा आता है कि वापस से आप उस ब्लॉक को या उस टेबल को क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई आपके पास स्टार्टिंग में आप पुश कर पा रहे थे, ठीक है, बाद में पुश नहीं करना, तो क्या होता है, बोलते हैं कि एनर्जी खत्म हो गया, बोलते हैं ना जनरली कि एनर्जी नहीं रहा यार, एनर्जी खत्म हो गया। तो बेसिकली एनर्जी क्या है, एनर्जी एक कैपेसिटी है आपके अंदर, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, वर्क कर सकते हो। तो बेसिकली एनर्जी क्या है, तो एक कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऐसे बोलते हैं हम लोग, एनर्जी इज डिफाइंड एज द
कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर किसी के पास एनर्जी है उसका मतलब उसके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि कोई वर्क कर पाएगा, कोई वर्क कर पाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, अलग अलग टाइप की एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है, थर्मल एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी जो भी बोलते हैं, अलग अलग एनर्जी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। वो सब एनर्जी क्या करता है, तो कुछ ना कुछ उस एनर्जी के थ्रू क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। किसी के पास एनर्जी है तो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चाहे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वो एनर्जी होने क्या होगा, जैसे मान लो किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, इसके पास मास है m, तो बोलते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी टू हाफ एम बी स्क्वायर। इसका मतलब इतना इसके पास एनर्जी है जो कि क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी क्या है, तो एनर्जी है, एनर्जी कैन बी डिफाइन एज, कैसे बोल सकते हैं, एनर्जी इज डिफाइंड एज इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी के पास एनर्जी है तो इससे ये पता चलता है कि वो वर्क कर सकता है। ठीक है, वो वर्क कर सकता है। जैसे कि बोले कि आपके पास एनर्जी है, आपके पास जो एनर्जी आता है कहाँ से आता है, आप जो फूड वूड खाते हो, ठीक है, उससे कुछ केमिकल उनका लोचा होता है अंदर, ठीक है, बायोलॉजी भी जानते होंगे सब लोग। और उससे क्या करता है, हमको ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी बोलते हैं, उससे क्या करता है, हमको एनर्जी मिलता है, फिर एनर्जी स्टोर होता है, उस एनर्जी को हम किसी काम में करने में यूज करते हैं। उस तरह से मान लो किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, स्पीड है, तो उसके पास भी एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी स्टोर रहता है, और वो भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी किसी भी बॉडी का इंटरनल कैपेसिटी है काम करने की। ठीक है, एनर्जी कैपेसिटी है काम करने की। ऐसा जरूरी नहीं है कि एनर्जी है तो काम करेगा करेगा, लेकिन वो कैपेसिटी है उसके अंदर काम करने की। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी क्या है, तो एनर्जी सिंपली क्या है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट लाइक जैसे वर्क होता है उसी तरह से इसका यूनिट भी क्या होता है, जूली होता है। इसका यूनिट भी क्या होता है, जूली होता है। जैसे डायमेंशन उसका होता था उस तरह से इसका भी डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, यूनिट में डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता है, जैसा वर्क का होता है उसी तरह से एनर्जी का भी डायमेंशन और यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा, जूली होगा। ठीक है, तो एनर्जी अगर हम लोग को समझ में आता है तो क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ से तो पता चल रहा होगा कि यार वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। एनर्जी है तो वर्क कर सकता है, वर्क है तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी आ सकता है। तो क्या दोनों के बीच में रिलेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम यही बताता है कि किसी के पास एनर्जी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी होगा उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, या फिर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस करने का मतलब क्या बोल रहे हो, नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, इसको समझाऊंगा अभी बढ़िया से एग्जांपल देके। ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, चेंज इन, इसको समझाता हूं क्या है, घबराओ मत। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मान लो किसी पार्टिकल पे, सपोज दैट कि इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि u है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि u है, इसका मास मान लेते हैं कि m है, इसका मास मान लेते हैं कि m है। और सपोज दैट एक किसी फ्रिक्शन सरफेस पे रखा हुआ है, एक किसी फ्रिक्शन सरफेस पे रखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। और ए ब्लॉक, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लॉक चलते चलते किसी डिस्टेंस के बाद जाके क्या करेगा, रुक जाएगा।
किसी डिस्टेंस के बाद, मान लो कि d डिस्टेंस के बाद ए ब्लॉक का जो वेलोसिटी हो गया क्या हो गया, 0 हो गया, ब्लॉक क्या कर गया, रुक गया, ब्लॉक करके गया, रुक गया। ठीक है, इस केस में पूछे कि बताओ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो पहला तो जो आप जानते हो तरीका उससे निकाल सकते हो, पहला जो तरीका जानते हो उससे निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, कैसे, कि पहले निकालो फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, या फिर सिंपल बोले कि ये हमको डिस्टेंस नहीं पता कितना डिस्टेंस, मान लो कि किसी डिस्टेंस के बाद जाके क्या कर गया है, रुक गया, किसी डिस्टेंस के बाद जाके क्या कर गया है, रुक गया। तो पूछे कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पे देखोगे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है एक mg का फोर्स लग रहा है, एक क्या लग रहा है, नॉर्मल का फोर्स लग रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है। ठीक है, और एक क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, एक क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, किसी एक फोर्स के बारे में नहीं बोल रहा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यानी किसी पार्टिकल पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी यहां से अगर हम लोग डिफाइन करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको प्रूफ भी करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल सा प्रूफ है। क्या होगा, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, इतना ही फोर्स लग रहा था इस पे, और कोई फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता नहीं क्या होता है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंजिंग काइनेटिक मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है हमारा, तो है फाइनल, ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है हमारा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर मान लो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वेलोसिटी क्या हो गया था, जीरो हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, और इनिशियल कितना रहेगा, इनिशियल होगा हाफ इंटू, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन होता है, तो हाफ इंटू किसी पार्टिकल का मास m है, उसके पास अगर वेलोसिटी v है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करना होगा, ये पढ़े भी होगा पहले भी, किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करना होता है तो कैसे होता है, तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, जहाँ पे m क्या हो गया, m हो गया मास ऑफ द बॉडी, और v क्या है, उस पार्टिकल का स्पीड है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर। यहाँ बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वर्क डन बाय mg क्या होगा, mg कैसा है, परपेंडिकुलर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, और mg क्या लग रहा है, नीचे, नॉर्मल भी क्या होगा, ऊपर लग रहा होगा, तो दोनों के कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ mu स्क्वायर, हाफ ऑफ mu स्क्वायर। ठीक है, तो आप किसी भी फोर्स के कारण, किसी पार्टिकल पर लगने वाले ऑल द फोर्स, मतलब सभी फोर्स के कारण अगर वर्क डन निकालना हो, ठीक है, यानी वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द एफ नेट, तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा था पार्टिकल पे, वो नेट फोर्स कौन सा लग रहा था, तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि एन इक्वल टू कितना होगा, mg, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही क्या है, नेट फोर्स है, इस पार्टिकल पर लगने वाला ये क्या है, नेट फोर्स है, क्योंकि एन इक्वल टू mg क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या है, नेट फोर्स है। तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय द नेट फोर्स क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं हम लोग, अगर
मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो यह हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो भी वर्क लेते हैं वर्क डन बाय द नेट फोर्स होते हैं, किसी एक फोर्स का नहीं ले रहे हैं। नेट फोर्स मतलब पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्स, पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्स, उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो पार्टिकल का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कैसे आएगा, तो आपको पता है, डेरिवेशन देखो कैसे आएगा। आपको पता है कि एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पे। ठीक है, मान लो कि फोर्स लग रहा है एफ नेट, टोटल फोर्स लग रहा है एफ नेट के बराबर। इस पार्टिकल का मान लो कि एक्सेलरेशन कितना है, ए है, तो क्या आएगा, नेट फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, तो मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ ना। यस सर। तो एक्सेलरेशन को क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन को आपको पता है क्या ले सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डीवी बाई डी एस ले सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू, ए इक्वल टू लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। इसको हम लोग लिखते थे कि डीवी बाई डी एक्स या फिर डी एस लिख लो, डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा, v इंटू डी वी बाई डी एस। ये चीज बचपन से करते आ रहे हैं। वेलोसिटी को दो फॉर्म में हम लोग लिखते थे, v इक्वल टू डी वी बाई डी टी या फिर v इंटू डी वी बाई डी एस। तो हमने दूसरा वाला यूज किया, m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी एस। ठीक है, यहां से क्या ले सकते हैं हम लोग, तो एफ नेट इंटू डी एस, एफ नेट इंटू डी एस इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू वी इंटू डी वी। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दो, एफ इंटू एफ नेट इंटू डी एस, ये क्या होगा, डी डब्ल्यू। ये क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एम वी इंटू डी वी, एम वी इंटू डी वी। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, इनिशियल स्पीड यू से लेके फाइनल स्पीड वी तक, तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा एम आ जाएगा बाहर, और वी डीवी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई टू यू टू वी। तो कितना आ जाएगा, एम इंटू लिमिट पुट कर दो, तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, यू स्क्वायर बाई टू। तो यहां से जो वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। ये क्या आ गया, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर क्या है, तो वी क्या था हमारा, फाइनल वेलोसिटी था, तो ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, तो वर्क डन इक्वल टू आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको एक बार नोट करो और एक बार पढ़ के देखो, ठीक है, कैसे किए। फोर्स इक्वल टू क्या किया हमने, तो फोर्स इक्वल टू पहले मास इंटू एक्सेलरेशन किया, ए इक्वल टू क्या पुट किया हमने, तो ए इक्वल टू पुट कर दिया क्या, v इंटू डीवी बाई डी एस, वी इंटू डीवी बाई डी एस। डीएस को क्या कर गए हम लोग, तो डीएस को इधर से इधर क्यों ले गए, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इंटू डी एस इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डीवी, एम इंटू वी इंटू डीवी। ठीक है, एम इंटू वी इंटू डीवी। ठीक है, अब ये पता है क्या होगा, एफ नेट इंटू डी एस, एफ नेट इंटू डी एस इक्वल टू क्या आएगा, डी डब्ल्यू। एफ नॉट इंटू डी एस क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, डी इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ठीक है, एफ डॉट डी एस। तो यहां से क्या आ गया, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, एम भी डी भी।
तो इसको पूरा वर्क डन निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, इनिशियल स्पीड u से लेके फाइनल स्पीड v तक। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, m कांस्टेंट था तो m बाहर आ गया, v dv का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 u टू v तो कितना आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बार देखो और समझो, अगर नहीं आता तो बताओ, नहीं आता है तो बताओ। सर आ गया। किसी को दिक्कत? नो आपको सर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वर्क डन आया, ठीक है, वर्क डन इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो वर्क डन है ये क्या है, सारे फोर्स का वर्क डन के सम के बराबर, ठीक है, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस। किसी एक फोर्स की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सारे फोर्स की बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इतना बात ध्यान रखोगे, ये जो फोर्स है वो क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और ये फोर्स क्या है, तो ये नेट फोर्स है। ये जो वर्क आया है, वर्क क्या है, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स। किसी भी पार्टिकल पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो तो वर्क डन बाय नेट फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग और भी तरीके से कर सकते थे प्रूफ, और भी तरीके से कर सकते थे। जैसे आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा हूँ, थर्ड जो इक्वेशन है मोशन का वो क्या है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, ये है ना, 2 इंटू ए इंटू एस। अगर दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर दें हाफ ऑफ एम से, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू एम इंटू ए इंटू एस, 2 इंटू एम इंटू एस हो सकता है। तो हाफ ऑफ, अब इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एम इंटू ए, एम इंटू ए कितना होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू कितना होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ भी जो फोर्स होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन आता है किसी बॉडी का वो क्या आता है, नेट फोर्स के कारण आता है, जो एक्सेलरेशन क्या है, नेट फोर्स के कारण आता है। तो यहाँ पे जो एम इंटू ए करेंगे वो क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये क्या हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स, एफ इंटू एस क्या होगा, तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स, ठीक है। तो यहां से भी बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। मान के चल लें, यस सर। लॉक कर दें? हाँ सर समझ गए। किसी को देखना है तो देखो एक बार अच्छे से, किसी को देखना है तो देखो। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। एक फोर्स है जो कि दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। एक सपोज दैट एक फोर्स है
जो कि दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप। किसी बॉडी पे लग रहा होगा, किसी पार्टिकल पे लग रहा है एक फोर्स, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। इसमें फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। मास ऑफ द बॉडी है, मान लेते हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है, मास ऑफ द बॉडी है M इक्वल टू मान लेते हैं 5 kg, M इक्वल टू 5 kg, ठीक है। और इसका जो इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल का, ठीक है, इसका जो इनिशियल पोजीशन है आर आई इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप। इसका जो फाइनल पोजीशन है आर एफ, फाइनल पोजीशन दे रखा है इस पार्टिकल का 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। और इस पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इतना डाटा क्या है आपको गिवन है। आर आई क्या है, इनिशियल पोजीशन है, आर आई क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। आर एफ क्या है, तो यह फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है जिसका इनिशियल पोजीशन दे रखा है आपको, फाइनल पोजीशन दे रखा है। यू क्या है, तो इसका है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स दिया हुआ आपको पार्ट इतना लग रहा है, तो आपको निकालना है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। निकालो। निकालो, कैसे निकालेंगे? मास m इक्वल टू 5 kg and its initial position ri इक्वल टू कितना लिखा हुआ, आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फाइनल पोजीशन इज आर एफ इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, देन फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ पार्टिकल। निकालो। बर्कनर थ्योरम लगा दो बस, आपको इनिशियल पता है, फाइनल निकालना है। बना रहे हैं। बनाओ। इस तरह क्वेश्चन किए हम लोग, किसी पार्टिकल में फोर्स लग रहा है और पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, पी पॉइंट से मान लो कि क्यू पॉइंट तक पार्टिकल क्या करे, डिस्प्लेस करे, इस पर फोर्स मान लो कितना लगा हुआ है, कैसा फोर्स है, वेरिएबल की कांस्टेंट, तो ये तो पॉइंट में आ रहा है।
कुछ भी आए आंसर तो पता नहीं। सर 10 पॉइंट समथिंग होगा। पहले बताओ वर्क डन कितना होगा, कैसे करेंगे? तो इस तरह क्वेश्चन वर्कडन किए हम लोग कि मान लो कि इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है इतना, अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा पार्टिकल का वो कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। फाइनल यस सर। पोजीशन वेक्टर कितना है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इनिशियल कितना है? आई कैप प्लस 2 जे कैप। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कितना आ जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप, ये होगा ना, आई कैप प्लस जे कैप। फोर्स आपको दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू कितना दे रखा है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर, यानी एफ वेक्टर कितना हो गया? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट ऑफ एस वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। कितना आ जाएगा? 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, सॉरी 2 से आई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और जे से जे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, ये कितना आ जाएगा? 5 जूल। आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जो वर्क डन है ये किसके बराबर होगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये 5 जूल का जो वर्क डन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल तो निकालना है अपने को, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर। ये अपने को पता है 5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा? एम, एम कितना दे रखा है पार्टिकल का, मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 5 kg, तो हो जाएगा 5 इंटू, मास कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर तो आपको निकालना है, वी स्क्वायर तो आपको निकालना है, माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितना दे रखा था? दे रखा था 10, तो 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 5 तो कट गया, ये कितना आ गया? हो जाएगा 2 इजक्वल टू वी स्क्वायर प्लस ऑफ, सॉरी माइनस ऑफ 100, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 102। तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 102, यानी 10 पॉइंट समथिंग आएगा, यस सर। 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? नो सर। किसी को दिक्कत? नो सर। सबको आगे समझ में? तो बुकलेट निकालेंगे, वर्क एनर्जी पावर। 1 मिनट बुकलेट निकालना सब। बुकलेट है जी? यस सर। पक्का से है? कहाँ गया? इतना थ्योरी है ना, इतना थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1 में देखना, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 37 पे। एक्सरसाइज 1 में पेज नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 8 देखना और इसको करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, करो इसको। बोलता है अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v compresses a spring through a distance x before its speed is halved. Find the spring constant of the spring. बोलता है एक स्प्रिंग है, ठीक है, और एक जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है कितना स्पीड से? तो मूव कर रहा है v स्पीड से, ठीक है। इससे जाके क्या करता है? कोलिजन करता है और इसको क्या करता है? कंप्रेस कर देता है, ठीक है। इसको क्या करता है? स्प्रिंग को कंप्रेस कर जाता है, ठीक है। कितना कंप्रेस करता है? तो x डिस्टेंस तक इसको क्या करता है? कंप्रेस करता है। और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना जाता है? v/2। इसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या आता है? v/2। तो ये जो कंप्रेशन है स्प्रिंग में निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो और इसको सॉल्व करो।
बुकलेट लेके आएंगे, हाथ में रखेंगे बुकलेट। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे बताओ, कोई है हीरो, एक्सप्लेन करो कैसे करेंगे। एक्सप्लेन करो। अच्छा बताओ। हम एक बार सर बताने का कोशिश करें। हाँ कोशिश करो बिल्कुल। सर वो जब ब्लॉक उसको हिट करेगा ना सर, तो वो जो V होगा वो उसका U हो जाएगा, और हाँ जब वो उसको हिट करेगा तो वो उसका फाइनल हो जाएगा, यानी कि वो उसका जो, हाँ वो फाइनल हो जाएगा। आप दोनों को जब माइनस करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। वेलोसिटी को माइनस करेगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। नहीं नहीं, मतलब सर जब ये इनिशियल वेलोसिटी और ये जो U होगा इसको माइनस करेंगे तो वो जो बीच का वेलोसिटी वो निकल जाएगा ना। सर गलत है। सर हम बोलो। हाँ बोलो। सर फाइनल स्पीड तो v होगा। हाँ v/2। और हाँ मतलब हाँ v/2 हाँ हो गया यहाँ पे। v/2 होगा, और इनिशियल तो v है, हाँ तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv/2 का स्क्वायर हाँ इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। देखो क्या हुआ यहाँ पे, अगर देखोगे जब इसको ये प्रेस कर रहा है, ठीक है, जब इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, अगर नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स कौन सा होगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा। किसी भी डिस्टेंस पे देखोगे, मान लो कि यहाँ तक कंप्रेस किया, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ना। यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है, जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ हो, किसके कारण हुआ है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। हुआ होगा कि नहीं होगा, बोलोगे। यस सर। तो यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, वो होगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल हाफ ऑफ m इंटू v/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m इंटू u कितना है v, इक्वल टू क्या होगा, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, करवाए हैं, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, माइनस ऑफ हाफ ऑफ k इंटू kx स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये नहीं करवाए हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, क्यों करवा के आए करवाया। थे, बुला जाने के लिए। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस, जो नहीं देखे होंगे वो देख के आएंगे, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, निगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको निकालना क्या है, एक के की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकालना है, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ हाफ तो कैंसिल कर दो, हाफ हाफ तो क्या करो, कैंसिल कर दो। तो यहाँ से के की वैल्यू देखोगे तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा एम इन, पूरा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 4, एम बी स्क्वायर बाई 4 माइनस एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस, सॉरी 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 mv² बाई 4 माइनस में, तो यहाँ से माइनस और इधर से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो के इक्वल टू क्या आ गया, के इक्वल टू आ गया 3/4 mv² बाई x²। के इक्वल टू क्या आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू कितना आ गया, 3/4 mv² बाई 1। अगर मान लो कि के की वैल्यू दिया रहता, पूछता कि एक कंप्रेशन कितना होगा, तो भी निकाल सकते हैं, जो पूछा रहेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नो नो सर। सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इसी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सबके पास बुकलेट है ना।
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। बोलता है रिजिड बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज टेकन स्लोली अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। बोलता है इसको देखना है और या आगे बढ़ाएं? कोई नोट करना चाहते हो? नोट तुम लोग करते हो जी कि नहीं करते हो? करते हैं सर। कॉपी कलम लेके बैठा करो पढ़ने के लिए, तभी मजा आएगा। बस ऐसे मूवी की तरह देखते रहोगे तो नहीं आएगा मजा। वो मजा मूवी में ही आता है पॉपकॉर्न के साथ। सर लेकर ही बैठते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि जब बोलते हैं ट्राई करने के लिए तो कोई कुछ करता नहीं, इसलिए हमको कभी कोई शक होता है। दे रखा है कि ये जो लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन का वो क्या है, 10 मीटर है, और इसका जो हाइट है वो क्या है, 5 मीटर है। ठीक है। अब बोलता है कि एक बॉडी को, ठीक है, स्लोली ऊपर की ओर पुश किया गया है। यही बोल रहा है ना, रिजिड बॉडी ऑफ मास 0.3 kg, इसका मास दे रखा है 0.3 kg। ठीक है। टेकन स्लोली अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन टू द बॉटम अगेन। पहले क्या किया गया, ए पॉइंट से इसको ऊपर तक ले गया गया, और यहां से फिर इसको क्या किया गया है, बी तक लाया गया है, बॉटम तक लाया गया वापस से, या फिर बी बी है तो बी से वापस ए तक लाया गया है इसको। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज 0.15। यहाँ जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ जो म्यू की वैल्यू है वो दे रखा है 0.15। ठीक है। बोलता है कि जी की वैल्यू 9.8 ले, आप 10 ले लें, थोड़ा बहुत आंसर में दिक्कत आएगा, वो मैनेज कर लेंगे हम लोग। ठीक है। बोलता है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट है, वर्क डन बाय द, वर्क डन डब्ल्यू डी लिख देंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन राउंड ट्रिप, इन राउंड ट्रिप कितना होगा, कितना होगा? नहीं बताओगे तो बड़ मारेंगे। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये नहीं करवाए हैं? डिस्कनेक्ट हो गए, भाग गए क्या सब? सर mgh होता है। mgh होता है। एच कितना है यहाँ पे? अगर राउंड ट्रिप की बात करेंगे तो एच कितना हो जाएगा? अरे पार्टिकल यहां से ए से गया, ठीक है, बी तक गया, बी से वापस पार्टिकल मूव करके कहां पे आ गया, ए तक आ गया, पार्टिकल मूव करके ए तक आ गया। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। इसको ऐसे भी ले सकते थे कि मान लो कि इसको यहां से ऊपर तक ले गया है, यहां से ऊपर तक ले गया है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाई एम जी, ठीक है, ए टू बी, ए टू बी कितना होता, अरे यार एम जी इंटू 5 होता माइनस में, क्योंकि एम जी क्या लग रहा है, नीचे की ओर, एम जी क्या लग रहा है, नीचे की ओर, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का ऊपर की ओर हो गया। ये बताए भी थे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि कितना हाइट तक गया है, किस रास्ते से गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू गया है या फिर घूमते फिरते आड़े टेढ़े गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बताया था ऐसा क्वेश्चन कि जितना यस सर। हाइट तक जाएगा उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर गया है तो बर्डन कितना होगा, माइनस एम जी इंटू 5। अगर बी टू ए की बात करें, बी टू ए की बात करें तो बर्डन बाय एम जी कितना हो जाएगा, तब यहां से नीचे आया होगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस एम जी इंटू 5। ऐसे भी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 mg प्लस 5 mg। ठीक है, ए बर्डन कहां से है, ए टू बी, ए क्या है, बी टू ए, ए भी सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसे भी पार्टिकल यहीं से गया और वापस यहीं पे आ गया तो बर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये बताया था कि राउंड ट्रिप में बर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। सेकंड पार्ट पढ़ो, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी कितना होगा। अब अगर स्लोली ऊपर जा रहा है, स्लोली ऊपर जा रहा है,
इसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा होगा, ये फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स लग रहा होगा। बताओ। यस yes sir. तो कितना करेगा वर्क डन ने? अगर इसको स्लोली ले जा रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स हो किसके बराबर होगा? बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में देखो, सरफेस कैसा है? फ्रिक्शन सरफेस है। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो नीचे लग रहा होगा mg का, ठीक है, नीचे लग रहा होगा mg का, और कोई ना कोई फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा होगा, ठीक है। और नीचे क्या लग रहा होगा? इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लो। अगर ये एंगल नहीं दे रखा, क्या कितना है एंगल? एंगल तो निकल जाएगा ना, एंगल तो निकल जाएगा। ये 10 मीटर दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, तो एंगल तो निकल जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं एंगल कितना है? थीटा है। ए वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। और एक और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक और लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। एक और क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। एक लग रहा होगा नॉर्मल। इतना ही फोर्स लग रहा होगा ना? बोलता है इतना फोर्स कम है क्या सर? इतना ही फोर्स लग रहा होगा ना? यस yes sir. अगर इस ब्लॉक का कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक को क्या किया गया है? पढ़ोगे कहीं पे लिखा था, ब्लॉक किया गया है स्लोली, फर्स्ट लाइन में है। इसको क्या किया गया? स्लोली ऊपर ले गया गया, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। स्लोली मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो। यानी इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है, स्लोली स्लोली उसको ऊपर ले गया है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होगा? एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। और एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, प्लस फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg sin थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर। तो कितना हो जाएगा ये? mg sin थीटा प्लस एन, एन कितना है? mg cos थीटा के बराबर। तो कितना हो जाएगा? म्यू इंटू mg cos थीटा। वर्क एनर्जी थ्योरम में कुछ भी नहीं है, जितना पुराना है बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स होगा कितना हो गया? mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू mg cos थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, ये आपको दे रखा है 5, ये दे रखा है आपको 10, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला साइड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100 माइनस 25, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 75। ये जो एंगल है थीटा, यहाँ से आप लिख सकते हो कि साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 5/10, और कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 25 या 75, ये 5√3 आएगा ना। कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5√5 आएगा ना? क्यों हर बार गलती लिखूंगा क्या मैं? नो सर. 25 इंटू 3 75 होता है ना, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5, 5√3, तो जाएगा 5√3 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू आपको दे रखा है, एम का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से बर्गनर बाय द एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे तो क्या आएगा? बर्गनर बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू कितना आएगा? तो एम ए लिख लेना, mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 10 हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 10 हुआ है। इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा। बताओ, बताओ, होगा? तो बर्गनर बाय द अप्लाइड फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या है। ये अपवर्ड मोशन में है, ये क्या है? अपवर्ड मोशन में, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका देखना, बोलता है बर्गनर बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। बर्गनर बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप कितना हुआ, ठीक है। तो बर्गनर बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? सी पार्ट, सी पार्ट देखो,
अभी तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं अप्लाई किया, इसको बताएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करेंगे। ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर। डाउनवर्ड। जब ए से बी जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर। लेकिन जब बी से ए आ रहा होगा, ध्यान से देखना है सब चीजों को, फिर बताएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। लेकिन जब बी से ए आ रहा होगा, बी टू ए आ रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, ऊपर देखना है। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी दोनों केस में, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो म्यू इंटू एन के बराबर होगा। यहाँ तो सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। ठीक है, और एन इज इक्वल टू कितना होगा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो जब ए टू बी जा रहा होगा, ठीक है, ए टू बी जा रहा होगा, तो वर्क डन बाई एफ इक्वल टू कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको बोलेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10, और ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, आया कि नहीं आएगा। फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे, फोर्स क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री मतलब cos 180 बोलेंगे तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 10। म्यू एम जी कॉस थीटा कितना हुआ, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हुआ। ठीक है, लेकिन जब बी टू ए आ रहा होगा, बी टू ए आ रहा होगा, अगेन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ भी क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, 180 होगा। पार्टिकल डिस्प्लेस क्या कर, हेलो, यस सर। Yes, sir. पावर कट हो गया, इसलिए सिस्टम ऑफ हो गया। ठीक है, तो ठीक है, टाइम भी हो ही गया था, वीडियो ऑन है। उसमें भी देखोगे तो आप फ्रिक्शन फोर्स देखोगे कि ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, बैकवर्ड, सॉरी नीचे की ओर हो रहा था। तो वहां भी जो वर्क डन आएगा कितना आएगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 10। बेसिकली जो ऊपर जा रहा होगा तब भी उतना ही वर्क डन आएगा, नीचे आ रहा होगा तब भी उतना ही वर्क डन हो रहा होगा। दोनों वर्क डन क्या करोगे, एड अप कर दोगे, दोनों वर्क डन क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। ठीक है, यस बेसिक सर। जो अभी, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पता नहीं कौन सा पार्ट था, उसके बाद भी था क्या, कुछ पढ़ के बताओ। यस सर। क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अगर स्लोली लेके यहाँ स्लोली अगर छोड़ दिए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। क्या बोलना क्या चाहे, देखना पड़ेगा, लास्ट पार्ट को मैं कराऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कस करूंगा। डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा सा चीजें, तो पीडीएफ थोड़ा देर में भेज पाऊंगा। ठीक है सर होमवर्क। और होमवर्क में थोड़ा देखना पड़ेगा, बुकलेट सिस्टम में ऑफ हो गया मेरा। ठीक है, सिस्टम ऑफ हो गया तो वहां से देख के बताऊंगा, होमवर्क दे दूंगा। ऐसे आप देखना एक्सरसाइज 1 में और एक्सरसाइज 2 में वर्क एनर्जी थ्योरम करके सब टॉपिक दिया होगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे। जहाँ पे कर रहे थे ना Yes, 10 और 11 कर रहे थे, उसमें और जो बच्चे होंगे सेम एक्सरसाइज 2 में भी होंगे।
ठीक है। एक्सरसाइज 2 ट्राई मत करना अभी, एक्सरसाइज 1 ही करके आओ, ठीक है। और बाकी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का कहाँ तक किए हो? सेक्शन सी। सेक्शन सी तक हो गया? यस सर। सेक्शन सी तक डॉट तो आया होगा बराबर के? यस सर। हाँ डॉट तो आया होगा। तो कल हम लोग कल मेरा क्लास होगा क्या, है क्या क्लास? सर कल हाँ देखते हैं। कल हम लोग कर सकते हैं इसको क्लास में डिस्कशन। कल कौन सा दिन है? वेडनेसडे है क्या? यस सर, 45 क्लास है। 6:45 में। 6:45 में 2 जगह क्लास लगा हुआ है मेरा जी। क्लास 8 में भी लगा हुआ है, तुम लोगों में भी लगा हुआ है, ये कैसे होगा? ये 2 जगह कैसे लूंगा मैं? सर हम लोग का 8:15 के बाद ले लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं इसको अरेंज करेंगे। कल क्लास होगा, कहीं भी हो अरेंज करेंगे इसको, जैसे भी होगा, ठीक है। कल Yes, क्लास sir. होगा तो कल के हम 1 घंटा, ठीक है, डिस्कशन करेंगे और 1 घंटा में पढ़ाएंगे। उसमें अप टू सेक्शन सी तक ही रखो। डी में क्या है, मैट्रिक्स मैच है क्या? सेक्शन सी Yes, तक sir. जो नहीं भी कंप्लीट किए होंगे वो करके आएंगे। और इसमें बर्क एनर्जी थ्योरम में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। बर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन रह गया है 8 और 10 हम लोग किए, बाकी जो रह गया वो करेंगे, ठीक है। और जो भी सेक्शन सी तक छोड़े हुए क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में उसको कंप्लीट करके आइएगा। कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे सी तक, उसके बाद होमवर्क देंगे, ठीक है। ओके Yes, sir. Thank you, sir. पीडीएफ हम भेज देंगे रात तक, ठीक है। और वीडियो लेक्चर के लिए बोल देते हैं हम लोग। जो भी होस्ट होंगे उसको मीटिंग को एंड कर दे। होस्ट कौन है? थैंक यू सर। Yes, sir. अभिषेक ही होस्ट Thank है, अभिषेक एंड कर दो इस मीटिंग।